आज हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जाता है, ठीक है, चाहे ईटीएस कहिए चाहे ईटीसी कहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो चलता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। कहां चलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां चलेगा ये? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसमें चलेगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से क्या होगा कि हमें समझने में आसानी होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है। क्या होती है? फोल्डेड होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी, ठीक है ना। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और यहां क्या हो गया? अंदर की तरफ मैट्रिक्स, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको कहते हैं इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन हो गए और इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच जो स्पेस है उसको क्या कर रहे हैं? इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में होता है आपका क्या क्या चलेगा? यहां पे आपका चलेगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और यहीं पे फिर आपका होगा लिंक रिएक्शन, या जिसको हम ट्रांजिशन स्टेप कहते हैं। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन स्टेप, जिसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड से एस्टर्स कोएंजाइम में बनता है। वो भी कहां चल रहा है? मैट्रिक्स में। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो इनर मेम्ब्रेन है, वहां पे क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम या ईटीएस। क्या चल रहा है? ईटीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक। अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? NADH या FADH2 के द्वारा। किसके द्वारा? NADH या FADH2 के द्वारा। NADH या कह सकते हैं FADH2 के द्वारा। इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इनका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिफरेंट साइटोक्रोम या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करेंगे। और जब मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी का उपयोग करके मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करेंगे। कहां? मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप कर देंगे। कहां? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। यहां से प्रोटॉन पंप हो जाएगा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। वापस ये जब प्रोटॉन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से वापस आएंगे मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उसी समय क्या होता है? एटीपी की सिंथेसिस होती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम आज समझेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझिए, अभी आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा? एक फिगर से छोटा बेसिक हम देखते हैं, उससे और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखते हैं क्या है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और यहां बाहर क्या होगा? यहां ग्लाइकोलिसिस चलेगा। ग्लाइकोलिसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में।
और साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो यहां पे क्या होगा, 2 पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड बनने के फलस्वरूप यहां पे क्या होगा, 2 NADH प्लस का फॉर्मेशन होगा। तो साइटोप्लाज्म से NADH कहां एंटर करेगा, मैट्रिक्स में। ये क्या है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, इंटर कर गया NADH, ठीक है। और ये अंदर की मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, NADH जब अंदर इंटर करेगा तो इससे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये चेंज होगा NAD प्लस में, और जब NAD प्लस में चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। क्या हुआ, साइटोप्लाज्म से NADH कहां आया, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर आप जानते हैं मैट्रिक्स में भी क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चल रही है। क्रेब्स साइकिल से भी NADH आएगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन है, वहां से भी क्या होगा, NADH आएगा, ठीक है। फिर NADH का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जनरली एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किसके थ्रू मूव करते हैं, ये मूव करते हैं ETS के थ्रू। कहां मूव कर रहे हैं, ETS। मूवमेंट जो हो रहा है कहां हो रहा है, ETS में। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो उसी समय क्या होता है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का उपयोग किसमें होता है, यहां से प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। कौन पंप किया जाता है, प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। यहां प्रोटॉन पंप हो रहा है, ठीक है ना, यहां भी प्रोटॉन पंप हो रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। एक सेकंड फिगर बना ले, तब आपको और अच्छे से बता देते हैं। यहां पे एक और कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे F0 F1 कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ग्लाइकोलिसिस जब चलेगी तो NADH का जो फॉर्मेशन हुआ वो इंटर किया। क्रेब्स साइकिल जो मैट्रिक्स में चली वहां पे NADH बना। अब उनका NADH और या FADH2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी सहायता से प्रोटॉन को पंप करते हैं मैट्रिक्स से, कहा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब प्रोटॉन यहां चला गया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जब यहां प्रोटॉन चला गया तो इसके बाद ये प्रोटॉन वापस लौटता है। प्रोटॉन क्या होगा, ये प्रोटॉन जो आया है वो वापस लौटेगा, किसके थ्रू, F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू। ये प्रोटॉन वापस आ गया, 2 प्रोटॉन मान लेते आ गया, ठीक है। और यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिलीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे क्या है, हाफ ऑक्सीजन है। क्या है, हाफ ऑक्सीजन। और ये सब आपस में मिलकर बना लेंगे क्या, H2O। जब इस कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन गुजरता है तो F1 कॉम्प्लेक्स के द्वारा ATP का निर्माण होता है। F1 कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या होगा, ATP का निर्माण होगा। यहां ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाएंगे, ATP, ठीक है। तो एक बेसिक ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपको बताया है कि NADH का क्या होगा, NADH या FAD का ऑक्सीडेशन होगा। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, प्रोटॉन को ये पंप करेंगे। कहां पंप करेंगे, मैट्रिक्स से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जब प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये प्रोटॉन फिर पूरा रिटर्न बैक होंगे। प्रोटॉन क्या होगा, पुनः रिटर्न हो रहे हैं। और जब रिटर्न होंगे प्रोटॉन
तो क्या होता है, जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स है उससे एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण होना ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। एक बेसिक था ये, अभी थोड़ा सा और डिटेल लिखते हैं, वहां से ज्यादा कंफर्म होगा। दोनों फिगर हमें मिटाना पड़ेगा, रिमूव करना है यहां से। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बना होता है 5 कॉम्प्लेक्स से। किससे बनता है, 5 कॉम्प्लेक्स से। और 5 कॉम्प्लेक्स कौन कौन है उनको हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने कॉम्प्लेक्स बनाता है, 5 कॉम्प्लेक्स से। वो देखते हैं 5 कॉम्प्लेक्स कौन है। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जनरली इनर मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन में। कहां पाया जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन में। देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं। ये हो गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स फोर्थ, सॉरी तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स थर्ड। फिर हो गया चौथा कॉम्प्लेक्स। और एक 5वां कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं 5 कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब इन कॉम्प्लेक्स का नाम है क्या है, एक एक का नाम देख लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है इसका नाम है NADP डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम है, NADP डिहाइड्रोजनेज, सॉरी NADP नहीं, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज। जो पहला कॉम्प्लेक्स उसका क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजनेज। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1। चौथा जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और जो लास्ट है उसका क्या नाम है, ATP सिंथेज, ATP सिंथेज। जो लास्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 यूनिट का बना होता है। एक यूनिट होती है F0, एक यूनिट होती है F1। ठीक है, तो इस तरह हम देख लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5। क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में कितने कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं? 5। ठीक है, किसी किसी किताब में 4 भी दिया है, उससे आप ना घबराइएगा। अगर चाहे 4 आएगा चाहे 5, अगर 5 आता है तो 5 पे आप टिक करिएगा, और अगर 4 आ रहा है तो 4 पे करिएगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 5। कौन कौन से हैं? NADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और ATP सिंथेज। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो 2 यूनिट का बना है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कितने यूनिट का बना है? 2 यूनिट का, या 2 प्रास्थेटिक ग्रुप है। कौन कौन से प्रास्थेटिक ग्रुप है इसमें? FMN और FES। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कितने ग्रुप है? FMN और FES। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड को देखते हैं, तो इसमें जनरली FAD है। ठीक है, इसमें क्या है? FAD है। कॉम्प्लेक्स थर्ड को देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है सबसे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड में सबसे ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन है इलेक्ट्रॉन कैरियर? साइटोक्रोम B, FES, यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड हम देख रहे हैं कि इसमें लार्जेस्ट नंबर, उसमें संख्या में अगर देखा जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को देखते हैं, तो इसमें कौन कौन सा है? इसमें है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसका बना होता है? FMN या FES। ये यूनिट क्या हो गई? FMN, ये FES। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसका बना हुआ? FMN या FES। और कॉम्प्लेक्स सेकंड को देखें, FAD। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा है साइटोक्रोम B, FES, यूबीक्विनोन या साइटोक्रोम C1। यूबीक्विनोन को कोएंजाइम Q भी कहते हैं। ठीक है, यूबीक्विनोन को क्या कहते हैं? कोएंजाइम Q। ठीक है, तो इससे परेशान ना होइएगा, चाहे यूबीक्विनोन मिलेगा चाहे कोएंजाइम Q करके किताब में मिलेगा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स थर्ड। और कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इसमें कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। जैसे एक यहां पे होगा, उसका नाम है साइटोक्रोम C। क्या नाम है? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है मूव करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर्थ की तरफ। ठीक है, इसका मूवमेंट होता है। ये भी हो गया साइटोक्रोम C। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक मोबाइल एलिमेंट है। कौन सा? साइटोक्रोम C। ठीक है, ये मूव करता रहता है। तो पूछा जाता है कि ETS में कौन सा मोबाइल एलिमेंट है? साइटोक्रोम C। ठीक है, ये मूव करेगा थर्ड और फोर्थ के बीच। इसमें एक और मोबाइल एलिमेंट पाया जाता है, उसको कहते हैं यूबीक्विनोन। क्या कहते हैं? यूबीक्विनोन। कौन है? यूबीक्विनोन। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी मूव करता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 मोबाइल एलिमेंट हो गए। एक हो गया यूबीक्विनोन, एक हो गया साइटोक्रोम C। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब होता क्या है, जैसा कि अभी बताया है कि आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में क्या होगा? NADH या FADH2 के द्वारा उनका ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो यहां देखिए, ये है NADH, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बन रहा है NAD+। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इससे क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो यहां पे आए। सबसे पहले कौन इसको रिसीव करेगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में देखते हैं 2 यूनिट है, FMN और FES। तो सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है ETS को? NADH। पहला इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हुआ ETS का? NADH। ठीक है, और पहला एक्सेप्टर कौन हुआ? FMN। कौन हुआ? FMN। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में देखते हैं यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और FES।
लेकिन एफएमएन जो है वो हाइड्रोजन कैरियर भी है, प्रोटॉन कैरियर भी, ध्यान रखिएगा, ये एफएमएन प्रोटॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ प्रोटॉन कैरियर भी है, ठीक है, कैरियर भी है। फिर देखिए यहां से एफएमएन से ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे, इस यूनिट में एफईएस के पास, और एफईएस से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड में नहीं जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये यूबिक्विनोन जो है ये मोबाइल नेचर का है, इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, यूबिक्विनोन में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया, यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डायरेक्टली ट्रांसफर कहां होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, ठीक है ना। तो इस तरह देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कौन करता है, FADS2, FADS2 ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट होता है FAD+ में, और इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आगे जाएगा, ठीक है। तो FADS2 हम पढ़े थे वो क्रेब्स साइकिल में, वहां FADS2 बनता है। जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है वो कहां पाया है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है, या जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, FADS2 से FAD कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनेट क्या होगा, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। ये ETS में पढ़े होंगे, वहां हम बताए थे, वहां पे देखिएगा डिटेल, यहां हम डिटेल इसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहां गया, फर्स्ट से निकलकर यूबिक्विनोन को, ठीक है, यूबिक्विनोन के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यूबिक्विनोन के पास जाता है, उसी समय क्या होता है, यहां से प्रोटॉन पंप कर दिया जाता है, ठीक है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप कर दिया जाता है। कहां पंप कर दिया जाता है, किसमें करेगा पंप, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। कहां पंप होगा, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, जो आपको भी बताए थे इस फिगर में, आप अभी देखे हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं ना, इसमें क्या बताया है, ये इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यहां पे, और ये है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ रहा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ETS में, तो क्या हो रहा है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप हुआ कहां, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जनरली यहां 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। कितने प्रोटॉन पंप होते हैं, 4। फिर से देख लीजिए, NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन जो है FMN से होते हुए FES के द्वारा फिर कहां आएंगे, यूबिक्विनोन के पास। कहां आएंगे, यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से यूबिक्विनोन की तरफ होता है, उसी समय 4 प्रोटॉन पंप कर दिए जाते हैं मैट्रिक्स से इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, यूबिक्विनोन अगर एक इलेक्ट्रॉन, यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यूबिक्विनोन बनाता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाता है, यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनोन भी क्या होता है, ये मोबाइल नेचर का है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन सेकंड को ना जाके डायरेक्ट किस पे जाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाकर इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पे आया, और यहां पे आने के बाद फिर इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। यहां पे आने के बाद ये क्या करेगा, एक क्यू लाइक स्ट्रक्चर में रोटेट करेगा। कैसा रोटेट करेगा, क्यू लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। किसमें रोटेट करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। इलेक्ट्रॉन आया यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, और थर्ड में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्यू लाइक स्ट्रक्चर में रोटेट करता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्यू साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू साइकिल भी कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड से साइटोक्रोम C की तरफ जाता है, उसी समय क्या होता है, यहां पे 4 प्रोटॉन फिर पंप कर दिए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के द्वारा पंप हुआ, और 4 प्रोटॉन किसके द्वारा पंप हो गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड के द्वारा। अब यहां से साइटोक्रोम C से, ये मोबाइल नेचर का है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर कहां आ जाता है, यहां पे, यहां का साइटोक्रोम C यहां अटैच होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किसमें, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। यहां पे क्या है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। अब इलेक्ट्रॉन यहां आ गया 2, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, और यहां से बाहर आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, कहाँ आएगा, बाहर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां बाहर आ रहा है तो उसी समय इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ से क्या होता है, 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। कितने प्रोटॉन पंप होते हैं, यहां पे 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से कितने प्रोटॉन पंप हुए, 2 प्रोटॉन। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन यहां पंप हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 प्रोटॉन यहां, सॉरी हाँ, यहां से 2 प्रोटॉन पंप हो गए। अब ये 2 प्रोटॉन जो हुआ वो कहां आता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू यहां आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू कहां आएगा, मैट्रिक्स में 2 प्रोटॉन। और यहीं पे क्या होता है, हाफ O2 भी है, और ये सब मिलके अब आपस में क्या बनाएंगे, H2O। जब कॉम्प्लेक्स फोर्थ के थ्रू प्रोटॉन अंदर इंटर करता है उसी समय क्या होता है, यहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है F1 पार्टिकल के द्वारा। F1 पार्टिकल के द्वारा क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी। एडीपी प्लस आईपी क्या बना लेंगे, एटीपी। क्या बनाएंगे, एटीपी। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटॉन पंप होगा इंटर माइटोकार्डियल स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ, किसके द्वारा, साइटो F0F1 पार्टिकल के द्वारा, तो उसी समय क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस होगी F1 पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस तरह हम देखें कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है और कैसे क्या हुआ, H2O बना। ठीक है, और एटीपी की सिंथेसिस कैसे हुई। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा था उसको देखिए पहले आप लोग। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर है ETS में, फर्स्ट तो कौन सा हो गया, NADH। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा हुआ ETS में, FMN। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा ETS में कौन सा एलिमेंट मोबाइल नेचर का है, तो कौन सा हो गया, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। ठीक है, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है उसमें 2 यूनिट है। ठीक है, 2 उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 जो होता है इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉपर कंटेनिंग है। क्या है, कॉपर कंटेनिंग है। कितने कॉपर इसमें होते हैं, 2 कॉपर इसके पास होते हैं। सॉरी, इसमें साइटोक्रोम A3 के पास कितने कॉपर होते हैं, 2 कॉपर होते हैं। अगला ये पूछता है कि F0 F1 जो यूनिट है, ठीक है, उसका F0 पार्ट ठीक कहां होता है, ये मेम्ब्रेन में होता है, और F1 पार्ट किधर होता है, मैट्रिक्स में होता है। F0 पार्ट ही प्रोटॉन को पंप करता है और F1 पार्ट के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है, क्योंकि एटीपीएस एंजाइम यहां पाए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर पूछता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन कौन सी यूनिट है, ठीक है, थर्ड में कौन सी यूनिट है, इसको भी आप बता ले जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे हो रही है। इसमें अब पूछा जाता है कुछ इनहिबिटर के बारे में। क्या पूछा जाता है, इनहिबिटर के बारे में। उसको हम देखते हैं कौन कौन से इनहिबिटर कार्य करते हैं। इसको मिटा दे, थोड़ा सा इनहिबिटर के बारे में देख लें। हम देखते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखते हैं बहुत से इनहिबिटर काम करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इनहिबिटर है उसे कहते हैं रोटिनोन। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर कौन है, रोटिनोन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसको कौन कंपाउंड, कौन सा सबस्टेंस इनहिबिट करता है, उसका नाम क्या है, रोटिनोन। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है इसका इनहिबिटर है एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड का, थर्ड का इनहिबिटर कौन हो गया, एंटीमाइसिन। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स फोर्थ देखते हैं, इसका इनहिबिटर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनहिबिटर देखें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को यहां चेक करेगा वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, एजाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फोर्थ को देखें तो कौन इनहिबिटर होगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनहिबिटर जो होता है ओलिगोमाइसिन।
ठीक है, जो एटीपी सिंथेसिस को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इतने इनहिबिटर इसमें काम करते हैं। ठीक, तो एक ये छोटा सा समराइज फॉर्म एटीएस का हो गया। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।